Everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to discuss about syncytial specification. तो जैसे हमने अब तक देखा कि तीन अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होते हैं स्पेसिफिकेशन की। पहले हमने डिस्कस कर ली है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन और सेकंड हमने डिस्कस कर ली है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम लास्ट जो थर्ड स्ट्रैटेजी है स्पेसिफिकेशन की, दैट इज़ द सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन नहीं देखा, उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल पे जाके आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड मैंने वीडियोस बना चुकी हूँ। वो आप जाके पहले वो देखिए ताकि आपको सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन और अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले ये जो स्पेसिफिकेशन होता है, ये स्पेसिफिकेशन होता है जनरली इंसेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है, ड्रोसोफिला में आपको जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें ये सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। अब सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन जो होता है, ये स्पेसिफिकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन में आपको ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन भी दिखता है और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन में दोनों ही ऑटोनॉमस और कंडीशनल दोनों ही स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई आप इस स्पेसिफिकेशन को ये भी कह सकते हो कि सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऑल्सो। अब इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन में जो एग होता है, ठीक है, एग होता है एक अब जो एग होता है, एग में जब स्पर्म फ्यूज करेगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। यानी कि एक न्यूक्लियाई के अराउंड कोई भी सेल बाउंड्री का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि कोई भी सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, रैपिड न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो एक सेल में, ठीक है, ठीक, एक सेल में फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो इस एक सेल में मेनी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। उस न्यूक्लियाई के अराउंड कोई भी सेल बाउंड्रीज, यानी कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता। इस सेल को हम कहते हैं, जो ये सेल यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, इस सेल को हम कहते हैं सिनसाइटियम, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एक सेल में साइटोप्लाज्म तो एक ही है, ठीक है, एक ही साइटोप्लाज्म है। उस एक साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एक ही साइटोप्लाज्म को शेयर करते हैं। उसी के साथ साथ इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कि कोई भी न्यूक्लियाई के अराउंड सेल बाउंड्रीज यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होते। एक ही साइटोप्लाज्म होता है, एक ही सेल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम इसे कहते हैं सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन। अब जो सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन का जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक ही सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक ही सेल प्रेजेंट होती है और इस एक सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये सारे जो न्यूक्लियाई है, ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट है? तो एक ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। लेकिन जो एक सेल है, हाँ, वो सेल में जो रीजन्स है, फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर रीजन है उस सेल का, ये पोस्टीरियर रीजन है उस सेल का। सो जो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो सेल का जो रीजन है, साइटोप्लाज्म का जो रीजन है, वो साइटोप्लाज्म फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर होमोजीनियस नहीं रहता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों होमोजीनियस नहीं रहता? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉर्फोजन, ठीक है। मॉर्फोजेंस प्रेजेंट होता है इस साइटोप्लाज्म में और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के मॉर्फोजन प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हमने कहा कि वो जो साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म होमोजीनियस नहीं रहता, क्योंकि डिफरेंट रीजन में, उस सेल के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मॉर्फोजन प्रेजेंट होते हैं और उन मॉर्फोजन का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में वो मॉर्फोजन प्रेजेंट होते हैं।
इसी वजह से हमने कहा कि साइटोप्लाज्म इज़ नॉट होमोजीनियस, ठीक है। इस एक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज़ नॉट होमोजीनियस। सो जो मॉर्फोजेंस होते हैं, ये मॉर्फोजेन अपना एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं इस साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक सेल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी देखा सिंथेसिस स्पेसिफिकेशन में एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं, कोई भी यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। सेल के अराउंड कोई भी अभी तक सेल बाउंड्रीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब हमने क्या कहा, जो साइटोप्लाज्म होता है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज़ नॉट होमोजीनियस। हर एक रीजन में डिफरेंट मॉर्फोजेन प्रेजेंट होते हैं और सारे मॉर्फोजेन का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन भी प्रेजेंट होता है डिफरेंट रीजन्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एंटीरियर रीजन होता है, इस सेल का जो एंटीरियर रीजन होता है, इस एंटीरियर रीजन में सिंथेसिस होता है बाइकॉइड का। किस मॉर्फोजेन का? बाइकॉइड मॉर्फोजेन का। अब ये जो बाइकॉइड होता है, ये बाइकॉइड एंटीरियर रीजन में, इस मॉर्फोजेन का एंटीरियर रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन उसी पोस्टीरियर रीजन में बाइकॉइड का लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये क्या हो गया, बाइकॉइड मॉर्फोजेन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एंटीरियर रीजन में वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, लेकिन पोस्टीरियर रीजन में वो लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि उस सेल के डिफरेंट रीजन में उस मॉर्फोजेन का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। बाइकॉइड का एंटीरियर रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, उसी तरह पोस्टीरियर रीजन में बाइकॉइड लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉडल का। कॉडल कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? तो पोस्टीरियर एंड पे। तो उसका सोर्स कहाँ पे है? पोस्टीरियर एंड पे। तो ऑब्वियसली वो पोस्टीरियर एंड में उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और एंटीरियर एंड में कॉडल का लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, अपोजिट टू बाइकॉइड। बाइकॉइड का एंटीरियर रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन था और पोस्टीरियर रीजन में लो कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन कॉडल का पोस्टीरियर रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और एंटीरियर रीजन में लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो मॉर्फोजेन होते हैं, ये मॉर्फोजेन क्या बनाते हैं? ये मॉर्फोजेन बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और उसी के साथ साथ ये जो मॉर्फोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये मॉर्फोजेन क्या प्रोवाइड करते हैं? तो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उन न्यूक्लियाई को, ठीक है। दो काम होता है मॉर्फोजेन के, जनरली दो मेजर इम्पॉर्टेंट काम होता है। फर्स्ट, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं, अभी हमने देखा। दूसरा, ये प्रोवाइड करते हैं पोजिशनल इन्फॉर्मेशन टू द न्यूक्लिया। जो न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं उस एक सेल में, उन न्यूक्लियाई को ये पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? तो जैसे कि जिस रीजन में, एंटीरियर रीजन में अगर वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एंटीरियर रीजन में हमने अभी देखा बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉडल का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? कम है। तो न्यूक्लिया क्या करेगा? न्यूक्लिया सेंस करेगा कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोजेन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यूक्लिया डिसाइड करता है कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, जो भी न्यूक्लिया एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है, वो न्यूक्लिया किससे एक्सपोज होंगे? वो न्यूक्लिया एक्सपोज होंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकॉइड और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉडल। तो इन न्यूक्लिया को अब पता चल चुका है कि वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है। कि कैसे पता चला? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोजेन का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन न्यूक्लिया को पता चला कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है या फिर पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। अगर वो एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है तो न्यूक्लिया किससे एक्सपोज होगा? तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकॉइड और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉडल। तो अब न्यूक्लिया को पता चल गया कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये पोजिशनल इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द मॉर्फोजेन। और उस मॉर्फोजेन के वजह से न्यूक्लिया को पता चलता है कि वो उस सेल के किस रीजन में प्रेजेंट है। अगर उनको पता चल गया कि वो सेल के किस रीजन में प्रेजेंट है, अगर वो एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे हेड। क्योंकि ये मॉर्फोजेन क्या करते हैं? ये मॉर्फोजेन न्यूक्लिया में जो जीन्स प्रेजेंट है उन्हें एक्टिवेट करते हैं। अगर जीन्स एक्टिवेट हो गए तो जीन्स बताएंगे उस रीजन को कि उस रीजन को क्या बनना है। तो जैसे कि एंटीरियर रीजन बनता है हेड ऑफ द ड्रोसोफिला,
तो इसी वजह से, किस वजह से, तो ये न्यूक्लियाई डिसाइड करते हैं कि वो किस पोजीशन में, सेल के किस रीजन में, किस पोजीशन में वो प्रेजेंट है। और इन्हें इन्हें कैसे पता चलता है, तो इन्हें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मॉर्फोजन, कि किस रीजन में जो मॉर्फोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, किस रीजन में कौन सा मॉर्फोजन कम प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये अपना पोजीशन डिसाइड करते हैं कि वो उस सेल में किस रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं मॉर्फोजन के। ठीक है, सो अब ग्रेडियंट कैसा फॉर्मेशन होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। अभी अभी हमने देखा कि एंटीरियर रीजन में बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और पोस्टीरियर रीजन में बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो ऐसा क्यों, ग्रेडियंट कैसे फॉर्मेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे फॉर्म होता है। तो जो मॉर्फोजन्स होते हैं, ये मॉर्फोजन प्रोड्यूस होते हैं एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे कि बाइकॉर्ड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो एंटीरियर रीजन में। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इन मॉर्फोजन का प्रोडक्शन होता है। बाद में ये मॉर्फोजन डिफ्यूज़ होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर वो एंटीरियर से प्रोडक्शन हो रहा है उनका, तो एंटीरियर में उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर सोर्स से वो बहुत ज़्यादा सोर्स से उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा। जैसे कि बाइकॉर्ड का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, एंटीरियर पे, क्योंकि एंटीरियर में ही उनका प्रोडक्शन होता है। सिंथेसिस कहाँ पे होता है बाइकॉर्ड का, एंटीरियर रीजन में। तो जैसे जैसे वो डिफ्यूज़ होता जाएगा पोस्टीरियर रीजन में, बाइकॉर्ड जैसे एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन में जैसे जैसे डिफ्यूज़ होते जाएगा, वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ऐसा इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दो बातें अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि मॉर्फोजन ग्रेडियंट जो मॉलिक्यूल होता है वो मेनली दो मेजर काम करता है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, उसी के साथ साथ न्यूक्लियाई को प्रोवाइड करता है पोजिशनल इंफॉर्मेशन। तो अब जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ईच न्यूक्लिया क्या डिटेक्ट करता है, मॉर्फोजन का ग्रेडियंट। अभी अभी हमने देखा कि मॉर्फोजन कैसे पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियाई को। तो जो न्यूक्लियाई जिस रीजन में प्रेजेंट होता है, जो भी न्यूक्लियाई जिस रीजन में प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियाई डिटेक्ट करते हैं मॉर्फोजन के कॉन्सेंट्रेशन को। अगर न्यूक्लियाई एंटीरियर एंड में प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियाई डिटेक्ट करेंगे एंटीरियर रीजन में बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। तो इस वजह से न्यूक्लियाई को मॉर्फोजन प्रोवाइड करते हैं पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, कि वो सेल में किस रीजन में, किस पोजीशन में वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अगर हाई बाइकॉर्ड कॉन्सेंट्रेशन होगा तो न्यूक्लियाई को क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, कि न्यूक्लियाई एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियाई पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है और वहाँ पे कॉर्डल का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, तो न्यूक्लियाई को यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर कॉर्डल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो जो पोस्टीरियर रीजन में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो किससे एक्सपोज होंगे, तो कॉर्डल के हाई कॉन्सेंट्रेशन को एक्सपोज होंगे। तो न्यूक्लियाई को यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, कि न्यूक्लियाई किस रीजन में प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से मॉर्फोजन अपने मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उन्हें पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में भी आप देख सकते हो, एंटीरियर रीजन में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाइकॉर्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और पोस्टीरियर रीजन में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो कॉर्डल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो न्यूक्लियाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन ये डिसाइड करते हैं कि वो एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है कि पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है। अगर वो न्यूक्लिया एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है तो वो बनाता है हेड, अगर वो पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है तो वो बनाता है एब्डोमेन और टेल। तो जो मॉर्फोजन होता है, मॉर्फोजन पहले बात कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं, उसी के साथ साथ वो न्यूक्लियाई को प्रोवाइड करते हैं पोजिशनल इंफॉर्मेशन, कि न्यूक्लियाई उस सेल के किस रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन, कि कहाँ पे आपको ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन दिखता है और कहाँ पे आपको कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दिखता है सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन।
तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है और उसमें जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन में हमने जैसे देखा कि कोई भी अब तक सेल बाउंड्रीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो एक प्रेजेंट होता है, एक का जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं कुछ मॉर्फोजेन, जैसे कि बाइकॉइड और कॉर्डल। जब इस एक का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो मॉर्फोजेन एक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, अब वो कहाँ पे आ गए, एम्ब्रियो के साइटोप्लाज्म में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब ड्रोसोफिला का जो एग होता है, इस एग के साइटोप्लाज्म में कुछ मॉर्फोजेन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मॉर्फोजेन मैटरनल होते हैं। तो ये जो मॉर्फोजेन ऑलरेडी एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का साइटोप्लाज्म आता है, तो इस एम्ब्रियो के साइटोप्लाज्म में ये सारे मॉर्फोजेन जो एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, अब वो कहाँ पे आ गए, एम्ब्रियो के साइटोप्लाज्म में। तो अब ये जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो एक सेल में ये सारे 100 to 1000 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में। तो ये जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस एक सेल का, इस साइटोप्लाज्म में जो एक के साइटोप्लाज्म के मॉर्फोजेन है, वो अब कहाँ पे आ गए, एम्ब्रियो के साइटोप्लाज्म में। तो ये जो सारे न्यूक्लियाई आपको इस एक सेल में दिख रहे, ये सारे न्यूक्लियाई किससे एक्सपोज होते हैं, तो ये सारे न्यूक्लियाई एक्सपोज होते हैं मॉर्फोजेन से, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियाई किससे एक्सपोज होते हैं, तो मॉर्फोजेन से एक्सपोज होते हैं। यहाँ पे कोई भी सेल सेल इंटरैक्शन हो रही है, नहीं, कोई भी सेल सेल इंटरैक्शन नहीं हो रही है। न्यूक्लियाई डायरेक्टली मॉर्फोजेन से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से हम इस स्पेसिफिकेशन को कहते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में हमने जैसे पिछली वीडियोज़ में भी देखा था, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में कोई भी सेल सेल इंटरैक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो सिंथेसिस स्पेसिफिकेशन होता है, इसमें जो न्यूक्लियाई होता है, ये न्यूक्लियाई जो मॉर्फोजेन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इनसे डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। अब जो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मॉर्फोजेन, न्यूक्लियाई को जो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मॉर्फोजेन, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। जैसे हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में देखा था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल सेल इंटरैक्शन तो होता है, उसी के साथ साथ क्या होता है, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में प्रोवाइड की जाती है कि वो सेल किस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। वो सेल एम्ब्रियो के किस रीजन में प्रेजेंट है, जिस भी रीजन में वो सेल प्रेजेंट होगी, वो सेल को पता चलेगा कि वो एम्ब्रियो के किस रीजन में प्रेजेंट है, तो वो सेल वो आगे जाके वो फेट बनाएगी, ठीक है। अगर वो मसल सेल के रीजन में प्रेजेंट है, वो सेल अगर मसल सेल के रीजन में प्रेजेंट है, तो वो सेल मसल सेल ही बनाएगी। अगर वो सेल न्यूरॉन सेल के रीजन में प्रेजेंट है, वो आगे जाके न्यूरॉन सेल ही बनाएगी। तो जैसे कि हमने सिंथेसिस स्पेसिफिकेशन में देखा कि न्यूक्लियाई को मॉर्फोजेन पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुई कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। और ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि न्यूक्लियाई डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे थे, जो साइटोप्लाज्म में मॉर्फोजेन प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे थे। यहाँ पे कोई भी सेल सेल इंटरैक्शन नहीं हो रहा था। इसी वजह से इस कैरेक्टरिस्टिक कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। सो दैट्स वाई हम सिंथेसिस स्पेसिफिकेशन का कहते हैं, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैकेनिज्म, ऑटोनॉमस ऑल्सो और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। अब जब जो न्यूक्लियाई होता है, अब न्यूक्लियाई के अराउंड आगे जाने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियाई के अराउंड सेल बाउंड्रीज का फॉर्मेशन होता है। सेल बाउंड्रीज का फॉर्मेशन होने के बाद एक एक सेल सेपरेटली फॉर्मेशन होती है इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला में।
सो आई होप आपको सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन में आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैकेनिज्म, ऑटोनॉमस ऑल्सो एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऑल्सो। ऑटोनॉमस कैसे? कि जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, एक ही साइटोप्लाज्म में जो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सपोज होते हैं मॉर्फोजन से। यहाँ पे कोई भी सेल सेल इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की। उसी के साथ साथ ये मॉर्फोजन प्रोवाइड करते हैं पोजिशनल इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियाई को, और पोजिशनल इन्फॉर्मेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। इसी वजह से सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। उसी के साथ साथ आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है मॉर्फोजन का। मॉर्फोजन प्लेज टू मेन इम्पॉर्टेंट रोल। पहला कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है साइटोप्लाज्म में, दूसरा वो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियाई को। सो आई होप आपको सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिकेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।